हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू एशियन एकेडमी ई क्लासेस। दिस साइड योर मेंटोर शकील अहमद। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बोर्ड्स की पढ़ाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर अपना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पर हम जानेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है और पार्टनरशिप में अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर हम पूरे चैप्टर को 3 वीडियोस में कवर करेंगे। पहली वीडियो में हम समझेंगे पूरे चैप्टर की थ्योरी को, उसके बाद में सेकंड वीडियो में हम समझेंगे इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको हम जानेंगे। उसके बाद में थर्ड वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 1, दैट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी पार्टनरशिप बिजनेस की बात आएगी तो पार्टनरशिप बिजनेस को समझने के लिए पहले आप सबसे पहले ये समझिए कि 2 लोग मिनिमम और मैक्सिमम 50 लोग, अब ऐसे वो लोग जो आपस में बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ फेथ, बिलीफ, जान पहचान। अगर मान लो मैं रोड पर चला गया और जहाँ पर जाते हुए मैंने किसी इंसान से कहा कि मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो क्या वो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या मैं किसी ऐसे इंसान से बोलूँ जो मुझे जानता हो या फिर मैं उसको जानता हूँ? तो यहाँ पर पहली चीज़ बिजनेस में क्या आती है? फेथ, बिलीफ। तो 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग जब आपस में एक बिलीफ सिस्टम रखते हैं, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, फिर वो किसी बिजनेस में एंटर करने की सोचते हैं, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है पार्टनरशिप बिजनेस का, यानी कि पार्टनरशिप का। तो बिजनेस के जो मोड होते हैं बहुत सारे होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, LLP होता है, कंपनी होता है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप में जो एक्ट फॉलो किया जाता है, जो एक्ट अप्लाई होता है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बात करता है कि पार्टनरशिप क्या होती है, यानी पार्टनरशिप की मीनिंग को वहाँ पर बताया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, यानी ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये एक रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में है? 2 और मोर पर्सन्स, यानी वो लोग जो इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए जिनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है, यानी कि मैं और आप, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो गए, उसके बाद आप फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ, तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, तो हमने आपस में बात कर ली कि भाई एक काम करते हैं, अब तो फ्री है और अब हम बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मैंने और आपने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि अब हम मिलकर के एक बिज़नेस करेंगे। तो वो जो एग्रीमेंट हमारे बीच हुआ है उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो एग्रीमेंट हो सकता है किस चीज़ के लिए कि आज हम बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस करने के बाद दोनों मिलकर के पैसा लगाएंगे। उसके बाद में जब हमारा ये बिज़नेस पैसा कमा के देगा, प्रॉफिट्स कमाएगा, उस प्रॉफिट्स को हम आपस में बांट लेंगे। तो उसी बारे में बात हो रही है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पहला कीवर्ड क्या है? रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? 2 और मोर पर्सन्स, और मोर में कितने आते हैं? 50, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। बट प्रॉफिट लॉसेज किसके? भाई फर्म के, बिजनेस के। जो बिजनेस आप करने वाले हो उसमें जो आपको प्रॉफिट्स होंगे उसको यहाँ पर बांटने की बात चल रही है। अब ये बिजनेस को कैरी ऑन करेगा। देखो, मैं भी यहाँ पर बिजनेस में हूँ, आप भी यहाँ पर बिजनेस में हो। मैं तो टीचिंग करता हूँ, मैं तो ज़्यादा फ्री रहता नहीं हूँ, तो आपको यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही मिलकर बिजनेस में आकर बैठेंगे, दुकान में आकर बैठेंगे? क्या ऐसा कंपलसरी है? नहीं। मेरे बिहाफ पर आप भी कोई ना कोई बिजनेस की एक्टिविटी को कर सकते हो। अगर आप फ्री नहीं है तो आपके बिहाफ पर मैं भी किसी ना किसी एक्टिविटी को बिजनेस में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने समझा कि पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, सेक्शन नंबर 4 में। उसके बाद में देखो, आप और मैं दोनों के दोनों हम क्या हैं? पार्टनर्स हैं। अगर मैं आपकी अलग बात करूं, मेरी अलग बात करूं, तो मैं एक पार्टनर हूं और आप एक पार्टनर हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअली अलग अलग हम बात करेंगे तो ये क्या है? पार्टनर है। मैं और आप, मैं अलग पार्टनर हूं और आप अलग पार्टनर हैं। लेकिन हम दोनों को अगर हम कलेक्टिवली बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं फर्म। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सेकंड पॉइंट में, द पर्सन्स who have entered into a partnership with one another individually are called partners। तो इंडिविजुअली अलग अलग हम पार्टनर्स हैं, लेकिन कलेक्टिवली दोनों को मिलाकर हम क्या बोला जाएगा? फर्म बोला जाएगा। उसके बाद में अब हम बिजनेस का कुछ ना कुछ तो नाम रखेंगे। जैसे मान लो मैं ए हूं और आप बी है, तो हमने बिजनेस का नाम रख दिया ए बी बिजनेस। तो ए बी बिजनेस ये क्या है? हमारे फर्म का नाम रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर 2 चीज़ आपको समझनी है। जैसे मैं कहता हूँ भाई ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी फर्म है, और ये मैं हूं ए और ये है आप, यानी कि बी। हम दोनों ने यहाँ पर बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ ना कुछ कैपिटल यहाँ पर लगा दिया है। हम दोनों इस बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब सवाल ये है, क्या यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी है या फिर नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? यानी कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर्स, क्या ये अलग अलग माने जाएंगे? आंसर इज यस। बट कब?
कब माने जाएंगे? अलग अलग। तो अगर हम अकाउंटिंग करते हैं यानी हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है तो हम दोनों अलग अलग माने जाएंगे, यानी बिजनेस को हम अलग ट्रीट करेंगे और पार्टनर्स को हम अलग ट्रीट करेंगे। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, तो कानून कहता है कि भाई मालिक आप और ये बिजनेस, ये बिजनेस और ये मालिक दोनों के दोनों एक ही है, यानी कि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, बट कब? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि बिजनेस अलग माना जाता है और पार्टनर्स अलग माने जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे और पार्टनरशिप बिजनेस अलग है और पार्टनर्स अलग है, वो डिफरेंट है। इसके बाद में हमारा आता है टॉपिक नंबर 2, दैट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप को हम समझें कैसे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, 2 और मोर पर्सन्स। 2 मतलब यानी मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होना चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए 50। अगर 50 से ज़्यादा हो जाए तो वो बन जाता है आपका इलीगल एसोसिएशन, फिर वो पार्टनरशिप हम नहीं रहती है। उसके बाद दूसरी बात आती है यहाँ पर एग्रीमेंट, यानी हमने जो एग्रीमेंट किया था क्या वो कंपलसरी है? आंसर इज यस, एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है। अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उसको फिर पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा, तो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब सवाल ये है, अगर मान लो मैंने आपको कॉल करके बोला कि भाई मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ये तो एग्रीमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ? क्योंकि मैंने तो ओरली बोला है। क्या एग्रीमेंट होगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि आपका जो ये बीच का एग्रीमेंट है, मैं राजी आप राजी, तो क्या करेगा? काजी। तो मैं राजी आप राजी, हम दोनों ने मिलकर बिजनेस को करने की सोची है, तो ये जो एग्रीमेंट हमारे बीच हुआ है दैट इज ओरली। तो क्या एग्रीमेंट ओरली हो सकता है? आंसर इज यस, आपका एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और आपका एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है। एग्रीमेंट इज कंपलसरी, बट इसका होना जरूरी है। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन हमने मिलकर के एक रिटर्न एग्रीमेंट बनवाया है, तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर हमने 2 फीचर कवर कर लिया है, पहला फीचर 2 और मोर पर्सन, दूसरा फीचर एग्रीमेंट, और तीसरा फीचर यहाँ पर आता है लॉफुल बिजनेस। हमने और आपने दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने की सोची थी। हमने सोचा चलो भाई एक मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, और मिठाई की दुकान में हम लड्डू नहीं बेच रहे हैं, हम तो गांजे के लड्डू बेच रहे हैं, हम तो ड्रग्स के लड्डू सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ये बिजनेस को हमारी सरकार क्या इसको पार्टनरशिप बिजनेस का नाम देगी? क्या ऐसे बिजनेस को अलाउ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, ये लीगल होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई मैं पार्टनर, आप पार्टनर और एक और पार्टनर, मैं ए, आप बी और वो सी, तो ए बी सी हम तीनों ने मिलकर बिजनेस को कंटिन्यू करने की सोची है। तो यहाँ पर बिजनेस जो कंटिन्यू किया जाएगा और इन फ्यूचर जो प्रॉफिट कमाया जाएगा, क्या हम तीनों के बीच में बटेगा? आंसर इज यस, यानी हम तीनों के बीच में कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो होना चाहिए। जैसे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज़ का, तो 90 में मैंने कहा 30 मैं लूँगा, 30 आप लेंगे और 30 मिस्टर सी ले लेंगे, तो यहाँ पर इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। जैसे मान लो मैंने 50 ले लिए, आपने 40 ले लिया और सी को कुछ दिया ही नहीं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। किसी एक इंसान को आप 1 रुपया भी प्रॉफिट का नहीं देते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको चाहे 1 रुपया मिले 90 रुपीज़ में से तो भी चलेगा, बट कुछ भी नहीं मिलेगा तो भाई ये पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, फिर ये पार्टनरशिप नहीं कहलाया जाएगा। उसके बाद में आता है लास्ट, म्यूचुअल एजेंसी, यानी मैं, आप और बिजनेस फर्म आपस में क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट है, यानी कि मैं आपके बिहाफ पर बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूं और आप मेरे बिहाफ पर बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फीचर में जाना, यहाँ पर कितने फीचर्स हैं? 5। पहला 2 और मोर पर्सन, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा लॉफुल बिजनेस, चौथा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड द 5th वन इज म्यूचुअल एजेंसी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स के राइट्स की, यानी पार्टनर्स के कुछ ना कुछ तो अधिकार होंगे। तो सबसे पहला अधिकार आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला अधिकार क्या है? टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशो, यानी अदर पार्टनर्स के बीच में हम एक एग्रीड रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे, ये पार्टनर का एक अधिकार है। दूसरा यहाँ पर लिखा है टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, वो अफेयर्स नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस के अफेयर्स की बात चल रही है। तो बिजनेस के हर एक अफेयर को, हर एक एक्टिविटी को पार्टनर्स के साथ कंसल्ट किया जाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर कंसल्ट नहीं किया जाता है तो पार्टनर्स के पास अधिकार है, वो उससे बोल सकता है कि भाई मुझसे भी तो कंसल्ट करो, मैं भी तो बिजनेस का एक पार्टनर हूँ। तो दो राइट यहाँ पर हो गए। थर्ड राइट है यहाँ पर टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट में कोई भी पार्टनर, उसका अधिकार है कि वो उस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद नंबर 4 इज टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द पेमेंट्स मेड बाय हिम। इस बात का क्या मतलब है? जैसे
मुझे बिजनेस ने बोला कि भाई आप दिल्ली जाइए और दिल्ली से आप ना 1 लाख रुपए का माल खरीद के लाइए। अब मैं यहाँ से गया दिल्ली और दिल्ली में मैंने 1 लाख का माल खरीदा, बट वो माल मुझे 1 लाख का नहीं मिला, वो मुझे 1,05,000 का मिला। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं वापस आता, वापस आकर मैं बोलता कि भाई 5,000 रुपये और दो, क्योंकि माल 1 लाख का नहीं 1,05,000 का है, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि वहाँ पर मैं अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से 5,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूं और आकर के बिजनेस से उस 5,000 को रिकवर कर लूं। तो मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया। मैंने वहाँ पर पेमेंट कर दिया 1,05,000 का। अब वापस आने के बाद मैंने बिजनेस से बोला भाई मुझे 5,000 रुपये दो, क्योंकि मेरे जेब से गया है, तो वो मेरा अधिकार है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी इंडेमनीफाइड फॉर द पेमेंट्स मेड बाई हिम। उसके बाद लिखा है टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम गिवन बाई हिम। अगर मैंने बिजनेस फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, बट इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम। उसके बाद में टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। मैं पार्टनर हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिजनेस की अकाउंट्स, बिजनेस के लेजर, बिजनेस के जर्नल, बैलेंस शीट, सारी चीज़ों मुझे दिखाई जाए, मेरे पास उसकी जेरोक्स होना चाहिए, फोटोकॉपी होना चाहिए। तो ये हो सकता है, ये मेरा अधिकार है, मैं इसकी डिमांड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा है टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस बात का क्या मतलब है? लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। एक फर्म है जहाँ पर 49 मेंबर्स हैं। 49 मेंबर्स में अब हम चाहते हैं कि एक पार्टनर को हम और एडमिट कर लें, तो 49 मेंबर्स में से 48 की कंसेंट है, वो चाहते हैं कि हाँ ठीक है, नया मेंबर आके हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन 49 में से 48 के अलावा जो एक मेंबर बचा है वो कह रहा है भाई नहीं, मैं इस पार्टनर को नहीं आने दूंगा इस बिजनेस के अंदर। तो क्या वो आ सकता है? नहीं, वो नहीं आ सकता। नया पार्टनर अलाउ बिजनेस में नहीं हो सकता अगर एक भी मना कर रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा है, पार्टनर का अधिकार है कि वो नए पार्टनर के एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज टू गेट रिटायर्ड। अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस में आप आ गए हो तो आप जिंदगी भर के लिए यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा, बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो बिजनेस से रिटायर भी हो सकते हो। तो यहाँ पर हमने जाने आपके राइट्स। अब हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड की, कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपका एग्रीमेंट है और आपका एग्रीमेंट रिटर्न में है, आपने लिख रखी है सारी चीज़ें, उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। जैसे मान लो मैं और आप दोनों पार्टनर्स हैं और हमने एक डीड बना ली है, वहाँ पर सारी चीज़ें रिटर्न में लिख रखी है, तो वही उसको ही क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। अब देखो, ये जो पार्टनरशिप डीड है, ये स्टैंप और रजिस्ट्रार से इसको स्टैम्प किया जाता है और वहाँ पर ये रजिस्टर्ड हो जाती है, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है तो फ्यूचर में जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट होंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और जाकर के हम कोर्ट में डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर सकते हैं इस लीगल डॉक्यूमेंट यानी पार्टनरशिप डीड के बेस पर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ एनी आर सेटल्ड। इसके बाद में इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर के बारे में उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें डीड के अंदर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो समझने वाली ये है कि देखिए, हमने डीड बना ली है और जब डीड बना ली है तो यहाँ पर डीड ही हमें सारी चीज़ों को गवर्न किया जाएगा। डीड के माध्यम से ही सारे बिजनेस को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए अगर डीड नहीं है या फिर डीड के अंदर किसी एक पॉइंट पे साइलेंस है, वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अब कोई केस चल रहा है, अब कोई बात हो गई है, आप कोर्ट में चले गए हैं, अब कोर्ट में जज साहब किस बात के बेस पर अपना डिसीजन सुनाएंगे? वो बोलेंगे देखो भाई डीड तो है नहीं, तो जो डीड में लिखा होता वो तो आपको मानना पड़ता, बट अब डीड आपके बीच में नहीं है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ भाई मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चाहिए, आपने बोला नहीं हमें तो 15% चाहिए। अब हमारे बीच में एक डिस्प्यूट है, अब डिस्प्यूट लेकर हम कहाँ गए? कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में जज साहब कह रहे हैं कि भाई किस बेस पर मैं डिसीजन दूँ, आपके पास डीड ही नहीं है। तो अब वो किसको फॉलो करेंगे? वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। तो उसके जो प्रोविज़न है उनको फॉलो किया जाएगा। तो जब आपके पास डीड नहीं होती है या फिर डीड साइलेंट होती है, तब आप प्रोविजंस फॉलो करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अगर मान लो आपकी डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो पहला रूल एप्लीकेबल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके बीच में कैसा होगा? इक्वल होगा। यानी आपके बीच में अगर डीड नहीं है रिटर्न में तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म हम पार्टनर्स को नहीं देगी। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, यानी अगर मान लो मैं पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है तो बिजनेस ने ये लोन ले रखा है, बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को, कितना? एट द रेट 6% पर एनम। बाकी कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है दो चीज़ें, पहला आपके बीच का जो PSR है पार्टनर्स के बीच का वो इक्वल होगा। दूसरी बात, जो आपने इंटरेस्ट फर्म को दे रखा है उस पर फर्म इंटरेस्ट पे करेगी एट द रेट 6% पर एनम। बाकी चीज़ें अलाउड नहीं होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिसलिनियस प्रोविजंस। बचे हुए कुछ बातें हैं उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है, इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस
that is similar to that of the firm in competition of the firm and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm। जैसे मान लो मैं और आप, हम दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस ओपन किया और हमारा जो बिजनेस है वो मिठाई बेचने का है। अब मैंने क्या सोचा, एक काम करता हूँ मैं अलग से अपनी एक दुकान और खोल लेता हूँ। तो मैंने अलग से अपनी एक दुकान और खोल ली, वही बिजनेस है जो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में, वही बिजनेस मैंने अलग से किया हुआ है। तो वो वहाँ से जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वहाँ से जो मेरी इनकम जनरेट हो रही है, वो मुझे आपको बिजनेस फर्म को देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, सिमिलर बिजनेस है, सेम बिजनेस मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। दूसरी बात, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। यानी मैं इस बिजनेस के अंदर एक कार है और मैं कार लेकर जा रहा हूँ और मैं कार को बाहर यूज़ कर रहा हूँ, उससे मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो वो जो मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ बिजनेस की प्रॉपर्टी का यूज़ करके, वो इनकम भी मुझे बिजनेस के अंदर देना पड़ेगा। इसके बाद में सम प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पर पहला प्रोविजन कहता है, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। पहली बात तो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, बट अगर पार्टनर चाहते हैं कि पार्टनरशिप में किसी माइनर की एंट्री हो सकती है तो वो माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ बिजनेस के बेनिफिट के लिए। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन 30 में लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो नया पार्टनर जब भी एडमिट होगा तो या तो बाकी के सभी पार्टनर्स का वहाँ पर कंसेंट होना चाहिए, या फिर अगर कंसेंट नहीं है तो डीड के अंदर ऐसा पहले से लिखा होना चाहिए कि कोई भी नया पार्टनर आ सकता है इजीली। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है, अ पर्सन मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सेम बात यहाँ पर लिखी है कि भाई अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, या तो डीड के अंदर पहले से लिखा होना चाहिए, या फिर सारे पार्टनर्स वहाँ पर उनकी कंसेंट होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। ये पार्टनरशिप फर्म का क्या रजिस्ट्रेशन करवाना क्या कंपलसरी है? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो, अगर डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर डीड के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं हम कंटिन्यू करेंगे, तब वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट। इसके बाद में हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन, यानी कि वहाँ पर हम समझेंगे कि इस चैप्टर में बेसिक और कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, वो कैसे कैसे हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। हम फॉर्मेट समझेंगे, जर्नल एंट्री सारे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।